बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, किसी भी मुल्क ने अगर ताकतवर मुल्क कहलाना है तो वो एक कमज़ोर मईशत के साथ ताकतवर मुल्क नहीं कहलाया जा सकता। और पाकिस्तान के साथ भी एट दिस पॉइंट इन टाइम यही अलमिया है कि एक मुल्क जो कि सोशल फैब्रिक के तौर पर बड़ा वेल नेट है, एक मुल्क जो कि न्यूक्लियर स्टेट है, एक मुल्क जिसकी आर्म्ड फोर्सेस पूरी दुनिया में बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस के तौर पर, वन ऑफ द बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस के तौर पर मानी जाती है, वहाँ मईशत में हम मार खा जाते हैं। और मईशत को पटरी पर चढ़ाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। पिछले 2.25 साल की कारकर्दगी के बाद और एट दिस पॉइंट इन टाइम महंगाई की जिस जगह पर पोजीशन अभी है, उसके बाद एक आम आदमी भी सवाल उठाने पे मजबूर हो गया है कि कब रिलीफ मिलेगा। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी आई है। करंट अकाउंट डेफिसिट करंट अकाउंट सरप्लस की तरफ जा रहा है। एक तरफ जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हुई हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स का बिल हमारा कम हो गया है। सर्कुलर डेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ हुकूमत का ध्यान होना बाकी है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा मस्बत नहीं दिखाई देते। बिलखुसूस अशाए खुरनोश की कीमतें, एक आम आदमी की ख़रीद से पहुँच हो जाना खाने पीने की आम अशिया का, ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इसी हवाले से हम बात करेंगे आज कि पाकिस्तान की इकॉनमी जा किधर रही है, बिलखुसूस जब डॉलर की कदर में इजाफा हुआ और इस कदर में इजाफे का फ़ायदा एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर पाकिस्तान ले सकता था, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SDPI के सरबराह हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान का इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा नाम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर शुमाइल दाऊद भी हमारे साथ मौजूद हैं, ख़ुद बिज़नेस करते हैं, इकोनॉमी की के ऊपर काफ़ी इनकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। इसके साथ साथ डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशनल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यकीनन कोरोना और मईशत का ताल्लुक जो आपस में है इसके हवाले से भी हमें बेहतर तरीके से आगाह कर सकेंगे। सबसे पहले डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। पाकिस्तान की इकॉनमी सही डगर पर चल पड़ी है, हुकूमत ये कह रही है, इज इट बिलीवेबल और नॉट? आपने मेरा ख्याल है खुद ही इसकी तौजीह कर दी कि जो इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तो काफ़ी सारे पॉजिटिव मिल रहे हैं और लग रहा है कि चीज़ें जो थी, जिस तरीके से कोविड-19 के दौरान वार्निंग दी जा रही थी कि चीज़ें बहुत इकॉनमी जो है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है माशाल्लाह उन सारे खदशात से कदरे महफूज रही है और कदरे बेहतर है। लेकिन असल जो चीज़ इस वक्त सामने आ रही है वो माइक्रो इकॉनमी है, और माइक्रो इकॉनमी में भी फूड इन्फ्लेशन। कोविड के दिनों में 3 चीज़ों की वार्निंग दी गई थी। एक तो हेल्थ पेंडेमिक की वार्निंग दी गई थी कि कोविड जो है एक अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ इमरजेंसी लेके आएगा। दूसरा, ग्लोबल रिसेशन की वार्निंग दी गई थी कि आलमी के साथ बाजारी होगी। और तीसरा, फूड क्राइसिस की वार्निंग दी गई थी। और हम बड़े मुतमईन थे कि भले इकॉनमी जो है वो थोड़ी सी हिट हुई, हेल्थ सिस्टम जो था हमारा उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ज़रूर मौजूद है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उस तरीके से हमारा हेल्थ सिस्टम जो है कोलैप्स नहीं हुआ जैसे बाकी मुल्कों में हमने देखा। और फूड सिक्योरिटी के बारे में हम बड़े मुतमईन थे कि चूँकि 90% ज़रूरियात जो हैं वो मुल्की पैदावार से पूरी होती हैं, तो फूड के मामले में तो हमें बिल्कुल भी कोई जो है परेशानी जो है वो नहीं मिलेगी। फूड सप्लाईज जो थी वो इंटैक्ट रहीं। जिस तरीके की लूट मार न्यूयॉर्क और बाकी अमेरिकन स्टेट्स में जो फूड स्टोर्स थे वहाँ पे देखने को मिल रही थी, कम से कम पाकिस्तान में इस तरीके का कोई आपको चीज़ जो है वो नज़र नहीं आई। लेकिन अचानक से गंदम की कीमतों में इजाफा हो जाना, चीनी की कीमतों में इजाफा हो जाना, और फिर उसके बाद बाकी जो अशिया खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो जाना, ये यकीनी तौर पे एक परेशान कुन अम्र है। और ये सिर्फ परेशानी अवाम को ही नहीं, ये हुकूमत के लिए भी उतना ही परेशानी का मूजब है, जिसको कि इस सारी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ इकदाम करने होंगे। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब या हुकूमत की स्ट्रैटेजी आपको इस माइक्रो इकॉनमी को मैनेज करने के हवाले से, एक आम आदमी को जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, 3 वक्त की रोटी मिल जाए, 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हुआ है अनफॉर्चुनेटली, अभी जिस तरह आपने भी फरमाया, हुकूमत इस मसले को सॉल्व करने में आपको कितना सीरियस नज़र आती है? नहीं, यानी उसमें हुकूमत की सीरियसनेस पे तो डाउट नहीं किया जा सकता। कोई भी पोलिटिकल हुकूमत हो जिसको कि
عوام کے پاس ووٹ لینے کے لیے جانا ہے ایک مخصوص عرصے کے بعد، تو ظاہر ہے کہ وہ سنجیدہ ہوگی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو دوبارہ اپنے ووٹرز کا سامنا کر سکے گی. ہاں اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ کیا اختیار کیا جاتا ہے اور وہ طریقہ کار کتنا افیکٹو نظر آتا ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ اس کا وجوہات کیا ہیں جو کرنٹ اس وقت آپ کو مہنگائی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے، اور جو حکومت کی اس میں اسٹریٹجی ہے وہ کتنی افیکٹو ثابت ہو سکے گی. لیکن سنجیدہ تو بہرحال حکومت ہے. تو کتنی ان کی جو اسٹریٹجی ابھی ڈاکٹر صاحب ہے وہ آپ کو کتنی افیکٹو ہوتے ہوئے نظر آتی ہے؟ لیٹس پٹ اٹ ان یور ورڈز، ہاؤ افیکٹو یو تھنک دیئر اسٹریٹجی وڈ بی؟ کہ اس میں 2-3 وجوہات ہوتی ہیں نا. میں جو اشیاء خرد و نوش کی مہنگائی کی، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا کہ جو پرائس ہے وہ ڈالرز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. آپ ان کو امپورٹ کرتے ہیں، جیسے ایڈیبل آئل ہے، بہت سی دالیں ہمارے یہاں امپورٹ ہوتی ہے اور چیزیں، تو وہ تو اگر آپ کا روپیہ ڈیپریشیٹ ہوتا ہے، ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی قیمت بڑھتی ہے، تو وہ پاکستان میں لامحالہ مہنگی ہو جائیں گی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انرجی کا ریٹ بڑھنے سے، ٹیرف بڑھنے سے مہنگی ہو جاتی ہیں. پٹرول کی قیمت، چونکہ اس وقت پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمت سٹیبل ہے، تو وہ تو اس کا موجب ہو نہیں سکتی. تیسری جو چیز ہے، اور اسپیشلی جب ہم گندم یا چینی کے کیس میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایڈمنسٹریٹو مس مینجمنٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی قیمتیں جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو گئی. اس میں ایک بڑا فیکٹر جو ہے میرے نزدیک وہ ڈیٹا اویلیبل نہ ہونا ہے. یعنی کہ ہمارے ہاں جو زرعی اجناس کی پیداوار کا تخمینہ، اور میں تخمینے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ جو لگایا جاتا ہے وہ گیسٹیمیٹ ہوتا ہے. وہ کبھی بھی آپ کو اوریجنل وہ فگرز نہیں ملتے ہیں. محکمہ مال جو ہے اس کے کاغذات سے دیکھ لیا جاتا ہے کہ کتنے رقبے پہ گندم کاشت ہوئی، کہاں پہ مکئی کاشت ہوئی، جوار کاشت ہوئی، اور اس کے مطابق ایک تخمینہ جو ہے بھیج دیا جاتا ہے. جب تک آپ کے پاس سائنٹیفک بنیادوں پہ جو پروڈکشن کا پورا انالیسس ہے کہ پروڈکشن کتنی ہے اور کنزمپشن کتنی ہے، تب تک شارٹیج جو ہے وہ کتنی ہوگی اس کو میئر کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور جب آپ کو شارٹیج نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ جو اقدامات لینے چاہیے، کل کی جو کیبنٹ میٹنگ ہے اس پہ بھی اس میں کافی لہدے ہوئی، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کے درمیان اس وقت ایک ایکوزیشن چل رہی ہے کہ یہ کس کا قصور تھا. لیکن یہ ایک ہو گیا کہ جب شارٹیج نظر آ رہی تھی تو اس شارٹیج کے مقابلے میں ٹائم پہ امپورٹس جو تھیں وہ نہیں ہو پائیں. پریمپٹیو میجرز نہیں لیے گئے، فورسی نہیں کیا گیا مسائل کو. رائٹ. اچھا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک طرف تو ڈالر کی قیمتیں یا ڈالر کی قدر بہت اوپر چلی گئی تھی، لیکن ابھی کچھ استحکام کی طرف آتے ہوئے لگ رہی ہے، کچھ گراوٹ کی طرف ڈالر کا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. اینڈ وٹ آئی ہیو ہرڈ، یا جو میرے سورسز بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ حکومت یہ کچھ اسی طرح کا کام کرنے لگی ہے جو پچھلی حکومت نے کیا تھا، کہ اوپن مارکیٹ میں سے ڈالر اٹھانے لگی ہے اور somehow the other ڈالر کی جو قدر ہے اس کو 150 کے اوپر لا کر ٹھہرانا چاہتی ہے. آپ ایک اکانومسٹ ہونے کی حیثیت سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ چیز پریمپٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس وقت اسحاق ڈار نے ڈالر کو مصنوعی طور پر جو ہے وہ نیچے رکھا تھا، روپے کو مضبوط رکھا تھا، تو کم سے کم انہوں نے معیشت کی گروتھ ریٹ کو 5-5.5% پر رکھا تھا اور افراط کو 4%. اس وقت بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار نے کیا تھا پاکستان کے قانون کے تحت، تو اسٹیٹ بینک کا اختیار ہے، اور اسٹیٹ بینک اس زمانے میں بھی جو ہے جو پریس ریلیزز ایشو کرتا تھا وہ یہی کرتا تھا کہ ہم نے یہ کیا ہے اور یہ زمین کی قدر کے مطابق ہے. اب بھی جو ہے وہ یہ جو کچھ اسٹیٹ بینک کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ حکومت اور اسٹیٹ بینک میں ایک گٹھ جوڑ ہے، اور اسٹیٹ بینک نے اپنی جو خود مختاری ہے اس کو گروی رکھ دیا ہے. لیکن یہ کہنا ہے کہ یہ انٹرونشن کی وجہ سے ہے، یہ اتنا درست نہیں ہے، کیونکہ میں تو انٹرونشن کو سمجھتا ہوں کہ مناسب حد تک انٹرونشن کرنا اسٹیٹ بینک کا اختیار ہے اور ہونا چاہیے. اگر فرض کیجیے مارکیٹ میں سٹا ہو رہا ہے اور اسٹیٹ بینک مارکیٹ میں انٹروین نہیں کرے تو کیا سٹے بازوں کو کہے کہ روپے کو گرا کے پھینک دیں؟ اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض اس چیز پہ ہے کہ یہ قرضے لے کر، بینکوں سے قرضے لے کر، فورن کرنسی اکاؤنٹ سے قرضے لے کر، اکاؤنٹنگ جگری کر کے، ڈبل اکاؤنٹنگ کر کے ریزروز کو بڑھا رہے ہیں. اس کا ثبوت میں آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، جو صاحب بھی چاہتے ہیں. 19 جون 2020
स्टेट बैंक के जो ज़खायर थे वो 10 अरब डॉलर से नीचे थे, जबकि 2 साल पहले जब जो है इमरान खान साहब ने हलफ उठाया था उस वक्त 10 अरब डॉलर से ऊपर थे। तो उस वक्त 10 अरब डॉलर से ऊपर थे तो मुल्क दिवालिया था, और 2 साल के बाद जब नीचे आ गए 15-17 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे भी बढ़ गए तो फिर रिजर्व नीचे चले गए। तो ये तो इसका मतलब ये कि सारा खेल हो रहा है। तो जिस वक्त ये रिजर्व नीचे चले गए और तो उसके बाद स्टेट बैंक ने उसको रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए जगलेरी की, कर्जे लिए बैंकों से और रुपए को मसनूई तौर से जो है वो मजबूत किया है, जिसका कोई जवाब इसलिए मौजूद नहीं है कि जुलाई टू सितंबर जो आदाद शुमार आए हैं उसमें तो तिजारती खसारा हमारा बढ़ा है, बरामदात हमारी गिरी है। तो इसका मतलब ये है कि ये अकाउंटिंग का नतीजा नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजी का नतीजा है जो कि मुनासिब नहीं है, गलत है। और क्योंकि अब पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम मुअत्तल है, हमें IMF जो है अभी हमें किस्तें नहीं दे रहा है। उन्होंने फरवरी के बाद से हमसे जो है कुछ नहीं तय किया है, सिर्फ मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो हमें आज़ादी है कि जो कुछ कर लें, लेकिन अब चंद हफ्ते बाद जब वो प्रोग्राम दोबारा शुरू होगा तो IMF अपने दांत तेज कर रहा है, वो सब ये सवालात लाएगा। जनाब ये रुपए की कदर आपने जो है वो कैसे मजबूत रखी हुई है, आपने रिजर्व कैसे गिराए हुए हैं, आपको तो टैक्सों की वसूली नहीं हो रही, आप आवाम पे टैक्सेस डालें। और एक और बात जो हुई है वो ये है कि G20 के जो ममालिक हैं उन्होंने हमारे बैरूनी कर्जों को कोविड-19 की वजह से कहा कि आप दिसंबर के बाद उसको दें, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब दुनिया से कह रहे हैं कि हमें और भी कर्जों की माफी दे दें। तो इस तरीके से एक आर्जी कंफर्टेबल पोजीशन को अपनी माशी पॉलिसियों को दुरुस्त करार देना मेरे ख्याल से मुल्क के साथ ज्यादती है, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। राइट डॉक्टर साहब, यही मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से अशय खुरनोश की कीमतों के अंदर इजाफा और एक आम आदमी की ज़िंदगी में जितने मसाइल हैं इनका कोई हल ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और साथ ही साथ इकॉनमी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं बिकॉज ही इज़ अ बिजनेसमैन। तो यकीनन कोरोना और बिजनेस की सिचुएशन जो इकट्ठे बनी हुई है उसके ऊपर बहुत बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अब कोरोना वायरस के बढ़ने के एक बार फिर खदशे जाहिर किए जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से जाहिर किया जा रहे हैं। देयर सेइंग कि हम लोगों को फिर से कदगनें लगानी पड़ेंगी अगर अवाम ध्यान नहीं करेंगे। पहले हमारी इकॉनमी 2.25 साल के बाद कहाँ खड़ी है, माइक्रो इकॉनमी, एक आम आदमी को अभी भी इश्यूज़ हैं, बहुत शदीद इश्यूज़ हैं महंगाई से। ऐसे में अगर कोरोना की सिचुएशन बढ़ती है तो आपकी नज़र में ये इकॉनमी जो अभी जहां खड़ी है वो किधर तक जाएगी? क्या नीचे गिरेगी, क्या इधर ही स्टेबल रहेगी? आपकी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है कि इस वक्त जो सेकंड वेव है उसका आगाज हो गया। इन हालात में जो पहले एकदम इकॉनमी बिल्कुल बंद हो गई थी, अगर हम उसको ये भी कहें कि पूरी तरह अगर बंद नहीं होती और उस पर एक डेफिनेटली प्रेशर आएगा। इन हालात में जबकि आपके सामने फूड कमोडिटीज़ बढ़ रही हैं, हमारे इंपोर्ट्स भी काफ़ी हद तक कम हुए, उसमें जाहिरी बात है एक्सपोर्ट्स और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम पूरा जो एक सप्लाई चेन है उसमें एक डिसरप्शन आई है। तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है हुकूमत के लिए। और डेफिनेटली आपने देखा कि हुकूमत ने एक इंडस्ट्री को कोशिश की कि कंस्ट्रक्शन की मदद से हम कुछ रीस्टार्ट करें, अभी हम आगाज़ ही कर रहे थे। तो डेफिनेटली एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये गवर्नमेंट साफ साफ कह रही है कि देखिए हम लोगों ने इंपोर्ट्स कम कर दिए हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री टेक्सटाइल ओवरबुक्ड है, यहाँ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। हम लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। यू हैव टू प्रोवाइड अ होल लेवल प्लेइंग फील्ड। हम लोग अक्सर चीज़ों में देखते हैं कि इंपोर्ट की हुई चीज़ें सस्ती होती हैं, हमारे यहाँ जो चीज़ें जो मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं वो ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डूइंग बिजनेस इन इटसेल्फ, ये कितना बड़ा हर्डल है एट दिस पॉइंट इन टाइम, कंसिडरिंग कि डॉलर की कीमत ऊपर गई है तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स बढ़ा के इससे फ़ायदा भी उठा सकता था।
بالکل اس کے اندر بالکل 100% یہی مسئلہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹو نہیں ہیں. اس کے لیے ہمیں ایفیشنسیز کو لے کے آنا ہے اور ایفیشنسیز کے ساتھ ٹیکس ریٹس کو بھی کم کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز جو بہت بڑی فہرست ہے, چاہے وہ صوبائی لیول پہ ہو یا لوکل سطح پہ ہو, مختلف ٹیکسز ہیں اور ڈیفیکلٹیز بڑھانی ہیں. ہم نے حالیہ پچھلے سال ڈیفینیٹلی دیکھا کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کافی ہم نے ترقی کی, 28 پوائنٹس اور سو ہم نیچے آئے, لیکن فردر اس کو ہمیں ایفیشینٹ کرنے کی ضرورت ہے حکومت کی طرف سے. اور ایکسیس ٹو کیپٹل کو جو ہے نا وہ آسان بنانا ضروری ہے. ایکسیس ٹو کیپٹل میں ہم بہت بڑے بڑے پروجیکٹس تو اناؤنس کر دیتے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کے اندر وہ بہت ٹائرسم اور ٹیڈیس قسم کے جو ہیں پروسیجرز ہیں, ان کو ہمیں آسان بنانا ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ اس گورنمنٹ کو 3 سے 4 ایسے سجیشنز دیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبلٹی مل سکتی ہے, اسپیشلی the gains that we are having in macroeconomic side can be translated into microeconomic side as well, تو وہ کون سے ہوں گے؟ دیکھیں جس طریقے سے حکومت نے انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے پہلے بھی بہت سے ڈائریکشنز لیے تھے, اب ان حالات میں ہمیں ایکسپورٹ سیکٹرز کو تو پھر سے پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. ایون ہم IMF میں ہیں تب بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک نیا سیکٹر جو ہے انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کنسٹرکشن کو کھولا. آئی تھنک اسمال میڈیم انٹرپرائز کو ہمیں ٹیکنیکلی دیکھنا پڑے گا اور ان کو ہمیں ان سیکٹرز کے اندر جو ایکسپورٹ کے پہلے ہمارے مین اس میں نہیں ہے ایمبٹ میں, ان کو سامنے لانا پڑے گا. اور ان کی سکسیس کو لانے کے لیے مقصد یہ ہے کہ ہمارے سیالکوٹ یا ہمارا جو گوجرانوالہ یا اس طریقے سے کراچی کے جو ہمارے اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کو ہمیں لے کے چلنا ہے اور ان کی ایکسپورٹس کو ہمیں بڑھانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ان کے رستے میں جو حائل ہیں چیزیں, چاہے وہ ٹیکسز کی مد میں ہوں, چاہے وہ پروویژن آف یعنی کہ را مٹیریلز ہیں, یا اور اس قسم کے جو حکومت کی طرف سے کوئی اور قدغن لگتی ہے یا ڈفرینس مطلب ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, ان کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کا ایکسپورٹ پوٹینشیل بڑھ سکے اور ہمارے زر مبادلہ میں ہمارا وہ جو ایکسپورٹ ہے اور جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے نو ڈاؤٹ, لیکن اس کو فردر ہمیں انہانس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آگے آنے والے وقت میں ہمیں, آپ یاد رہے, آنے والے وقت میں ہمیں اب اپنی ڈیٹ فائنینسنگ کا بھی ایک پریشر آنے والا ہے اگلے چند ماہ میں, اگلے 6 ماہ میں, اور وہ بھی ایک بہت بڑا پریشر ہوگا. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. اب ایٹ دی اینڈ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ سلوشن کیا ہے. ہماری جو اکنامک کمپلیکسٹیز ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم چل رہی ہیں, 2 سال 2.25 سال اس حکومت کو ہو گئے, آگے 2.25 سال اور رہتے ہیں جو کہ اس حکومت نے گزارنے ہیں. اب جو غلطیاں ہو گئیں وہ تو ماضی میں ہو گئیں, لیکن اب آنے والے 2.25 سال میں یہ غلطیاں نہ ہوں اور مزید کن چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے, اس کی طرف ذرا روشنی ڈالیے گا. انیکا دیکھیں, جب یہ خوراک کی قیمتیں, خواہ وہ گندم کی قیمت ہو یا آلو پیاز ٹماٹر کی قیمت ہو, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے باقی چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں, اور اس کا جو دوسرا اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ایک پینک بائنگ موڈ میں چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ چیز کل ملے گی یا نہیں, وہ ضرورت سے زیادہ بھی خریدنا شروع کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اب اگر ہم اس کا اپنی گفتگو کا فوکس صرف گندم پہ رکھیں تو گندم کے لیے ایک امدادی قیمت جو ہے اس کا پرسوں اعلان کر دیا گیا ہے, 1600 روپے کر دی گئی ہے 1400 روپے سے بڑھا کے, جو کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال تھی اس میں حکومت کو کرنا ہی تھا. لیکن میرے نزدیک اس کا جو لانگ ٹرم سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کو اس پروکیورمنٹ کے بزنس سے, گندم کی پروکیورمنٹ کے بزنس سے نکل جانا چاہیے. اگر سبسڈی دینی ہے جو کہ آٹے پہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس وقت بھی 1475 روپے من جو ہے گندم فلور ملز کو دی جا رہی ہے امدادی قیمت پہ, جس کا مطلب ہے کہ آٹا 42 43 روپیز کلو جو ہے کنٹرول ریٹ پہ ملنا چاہیے, لیکن وہ 70-75 روپے کلو مل رہا ہے. تو سبسڈی دی بھی جا رہی ہے, وہ ضائع بھی ہو رہی ہے. نہ تو اس سے رورل پاورٹی ختم ہو رہی ہے, دیہی غربت, نہ اس سے جو شہری کنزیومر ہے ان کو کوئی فائدہ مل رہا ہے. تو ایک نیا ماڈل سوچنا پڑے گا کہ یہ سبسڈی کس طریقے سے کاشتکار تک پہنچائی جا سکتی ہے, کس طریقے سے اربن کنزیومر تک پہنچائی جا سکتی ہے. کیا احساس پروگرام کو یا بسپ کو یوز کر سکتے ہیں ڈائریکٹ بینیفیشریز تک پہنچنے کی, کہ یہ جو کراس دا بورڈ سبسڈی ہے اس سے نکلیں اور ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف آئیں. امدادی قیمت والا ماڈل جو ہے جو ابھی 1600 روپے کر دی گئی ہے, اس سے اگلے سال آٹا سستا ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ رہا, چونکہ اس وقت آٹے کی جو قیمت ہے
जो गंदम की कीमत है बाजार में ओपन मार्केट में वो 2300-2400 रुपए मन है, तो 1600 रुपए मन पे वो जो मार्केट का प्राइस डिफरेंस है वो पूरा नहीं होगा। हुकूमत ने बड़ी अच्छी नीयत के साथ अमदादी कीमत मुकर्रर की, और वो इसलिए ज़्यादा नहीं की कि अगर उससे ज़्यादा कर दी जाती तो शहरों में जो फूड इन्फ्लेशन है और ज़्यादा बढ़ जाती। तो ये कैच-22 सिचुएशन है, और इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन है वो यही है कि सिर्फ हुकूमत अपने पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखे, बाकी ओपन मार्केट पे छोड़े, डिमांड सप्लाई जो है वो एक दूसरे को एडजस्ट करें जैसे बाकी चीज़ों अजनास में करते हैं, और सब्सिडी जो है वो टारगेटेड सब्सिडी काश्तकार को दी जाए। अर्बन कंज्यूमर को टारगेटेड सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली एहसास की पेमेंट के जरिए, बिस्क की पेमेंट के जरिए दी जाए। राइट। अच्छा डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, एक तरफ तो हमने शुरू के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 7-8 महीने थे इकॉनमी के अंदर बड़े कुछ गड़बड़ होते हुए देखी, ब्लंडर्स भी होते हुए देखे। असद उमर साहब उस टाइम पे मिनिस्टर थे, पर उनको तब्दील कर दिया गया। उसके बाद से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट्स ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट्स अभी तक एक आम आदमी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हुआ है। इन इम्प्रूवमेंट्स को, जो कि पॉलिसी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, इनको हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट के ज़रिए नीचे एक आम शहरी तक कैसे लेकर आएँ? कोई सादा तरीका बता दें डॉक्टर शाहिद साहब। देखिए, मैं सादा तरीका ज़रूर बता दूंगा, लेकिन पहले मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये वज़ारत ख़ाज़ाना में जो चेंज आया है उसके बाद मईशत में बेहतरी आई है। असल में आप चले गए हैं मई 2019 में IMF के पास, वहां से किस्तें मिलनी शुरू हो गई। जब वहां से किस्त मिलती है तो और जगह से भी आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो इससे पहले हुकूमत ने जो डिले की थी IMF के पास न जाने की, ये एक नाकाबिल फहम सी बात थी, क्योंकि मैंने तो कई दफा कहा था कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि IMF के पास जाएगा, फिर क्यों ताखीर की ये समझ नहीं आता। लेकिन IMF के पास जाने के बाद से अब जो कुछ हो रहा है उसको इम्प्रूवमेंट कहना कम से कम पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि एक आदमी का कारखाना है और वो कारखाने को जो है उसमें 10,000 मजदूर काम कर रहे हैं, उनमें से 9,000 को निकाल दे, बिजली का बिल खत्म हो जाएगा, तनख्वाह कम हो जाएगी, फिर मेरे कहे जी मेरे अखराजात कम हो गए। अरे भाई, आपने इकोनॉमी को चोक कर दिया है। 17 अरब डॉलर की मैं आपको फिगर दे रहा हूँ कि 2 वर्षों में 17 अरब डॉलर की इम्पोर्ट्स कम हुई है। मैं तो ये मुतालबा करता हूँ कि अगर कोई तहकीकाती कमीशन बनाया जाए पावरफुल, और ये पूछे कि ये किसका फैसला था कि आप इम्पोर्ट्स को इस हद तक कम कर दें। IMF ने कभी ये नहीं कहा था कि आप इतना गिराएं, बल्कि मैं तो आप इस हद तक जाके आपसे कहूंगा कि आपने आप बजट डॉक्यूमेंट्स निकालिए, उस जमाने में भी इतना गिराने की इम्पोर्ट्स की बात नहीं हुई थी। तो ये किसने ये ड्रामा रचाया कि आप इम्पोर्ट्स को बेतहाशा गिरा दें, मईशत की ग्रोथ रेट को 5.5% से कम करके 1.9%, अगले साल मनफी और इस साल 1% पर ले आए। तो ये जो कुछ हुआ है ये तो मईशत के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। अगर ये तहकीकात कर ली जाए कि किसने गिराए, क्यों गिराए और क्या ये जरूरी थे, क्योंकि बरामदात भी आप गिरा रहे हैं, रेमिटेंसेस को आप बढ़ा रहे हैं। तो मैंने तो ये सुना है, थोड़ा बहुत जो समझा है, कि आप बरामदात बढ़ाइए। असल चीज वो है, हम क्या कर रहे हैं, बरामदात गिरा रहे हैं, रेमिटेंसेस को बढ़ा रहे हैं और बैरूनी सरमायाकारी को बड़ी हद तक गिरा रहे हैं तेजी से, और इम्पोर्ट्स कम करके कहते हैं जी हमारा बेहतरी आ गई। मैं ये बात की, उसका सबूत आपको ये दे दूं कि स्टेट बैंक के वेबसाइट पर अगर हम चले जाएं तो वो ये बता रहे हैं कि 2018 में, फाइनेंशियल ईयर 2018 जो पिछली हुकूमत का आखिरी साल था, पाकिस्तान में 5 अरब डॉलर, या स्पेसिफिकली कह दूं 4.9 अरब डॉलर की मजमूई बैरूनी सरमायाकारी आई। एक साल में 4.9 अरब डॉलर, हालांकि मुल्क में टर्माइल था। अब 2 साल से ज्यादा जो हो गए हैं तो इसमें 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई है, यानी 5 अरब एक साल में, अब 1 अरब डॉलर सालाना। तो इसलिए जबरदस्त ये बैरूनी सरमायाकारी में कमी हो गई और आपकी बरामदात गिर गई, शरह सूद को आपने बेतहाशा गिरा दिया, बिजली, पेट्रोल और गैस के नर्ख बढ़ा दिए, ग्रोथ रेट गिर गया, महंगाई जो 3 वर्षों तक 16, 2017, 2018 4.1% महंगाई औसत, इस वक्त जो है वो 9% है। तो ये जो हो गया है, तो ये आवाम को फायदा पहुंचाना तो बात की बात है। अभी तो जो कुछ छोटी मोटी तरक्की हुई है वो आवाम पर बोझ डाल के, उनके साथ जुल्म करके, ताकतवर तबकों को मराद दे के, टैक्स एमनेस्टी देकर, बेताशा इंसेंटिव देकर हासिल की गई है। तो अब जो आपका सवाल था वो तो बड़ा आसान है कि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ये कहा था कि 10 नुकाती हिकमत अमली है
जिस पर चैनल्स पर भी बहुत अखबारात में बहुत डिस्कशन हुए थे 10 नुकाती हिकमत अमली कि हम इख्तियार में आने के 100 रोज के अंदर अदल पर इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। उस वक्त मैंने कहा था अगर ये कर दें तो पाकिस्तान की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन इम्कान यही है कि ये 100 दिन के अंदर जो करना है ये 5 साल गुजार देंगे, नहीं करेंगे। इसलिए कि इनकी काबीना नहीं मानेगी, जिसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो पिछली हुकूमतों में रहे हैं, जिस जगह उन्होंने गलत पॉलिसियां बनाई हैं जिनका मुफाद है, इनके पार्लियामेंट के मेंबर नहीं मानेंगे, इनकी सूबाई असम्बली नहीं मानेंगी, और यही हुआ। अब नहीं हुआ तो जो कुछ हो रहा है वो पुरानी पॉलिसियों को डिस्टॉर्ट करके ज्यादा खराबियां पैदा की गई हैं, उस पर आप अमल कर लें, तालीम और सेहत का बजट बढ़ा दें, नंबर 2। और तीसरी बात ये थी कि करप्शन को जरा सा कंट्रोल करें, वो इंटेलेक्चुअल करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आपको फ्लाइट ऑफ कैपिटल दूं तो बहुत तेजी से हो रहा है, ये चीजों को आप रोक लें। तवानाई के शोबे में आप बिजली, पेट्रोल और गैस के नर्ख कम करें, और तालीम और सेहत पर तवज्जो दें, वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ तवज्जो दें, स्कूल और सेहत बनाएं, और काले धन को पकड़ में रोकें, तो पाकिस्तान को मईशत बेहतर हो जाएगी और आवाम को भी फायदा पहुंचेगा। अगर नहीं करते तो वही ड्रामा जो आजकल चल रहा है वो आइंदा भी चलेगा। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों ने ज्वाइन किया। इट वाज अ प्लेजर हैविंग ऑल ऑफ यू। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलेगा तो पाकिस्तान के बाकी सारे मामलात जो हैं वो पटरी पर खुद ही चढ़ जाएंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा जो बड़ा फोकस और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान की मईशत को एक आम आदमी के लिए आसान बनाना है, एक आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाना है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा तो है कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक महंगाई को ख़त्म ना कर दूं, लेकिन देखना यह है कि वज़ीर आज़म साहब को और कितने अरसे तक बेचैन रहना पड़ेगा महंगाई की वजह से। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।